आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डायरेक्ट हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। हम डिटेल में मैप करेंगे कि कैसे ग्लोबल लेवल पर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और युद्ध घूम फिरकर सीधे हमारी लोकल इकोनॉमी और बैंक अकाउंट्स तक पहुंच रहे हैं। ये समझना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद अहम हो गया है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। उदय कोटक, जो कि देश के एक बेहद जाने माने फाइनेंशियल अथॉरिटी हैं, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। एक बड़ा आर्थिक झटका आने वाला है। देखिए, जब इतने बड़े लेवल से ऐसी वार्निंग आती है तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आज हम इसी आने वाले इकोनॉमिक शिफ्ट की जड़ तक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के इस एजेंडा पर डाल लेते हैं। पहला, द लूमिंग इकोनॉमिक शॉक। दूसरा, इन्फ्लेशन एंड कॉर्पोरेट लेऑफ्स। तीसरा, द बैंक डिफॉल्ट डोमिनो। चौथा, रियल एस्टेट मार्केट रिस्क्स। और आखिर में द फाइनेंशियल सर्वाइवल प्लान। शुरू में डेटा थोड़ा अलार्मिंग लग सकता है, पर फिक्र मत कीजिए, इसके एंड तक हम एक सॉलिड एक्शनेबल सर्वाइवल प्लान जरूर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द लूमिंग इकोनॉमिक शॉक। इस पूरे आर्थिक झटके का असल कारण देश के अंदर नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत एक गंभीर ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से होती है। देखिए, ग्लोबल टेंशन्स के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो गया, जहां से कच्चा तेल आता है। शुरू में हमें इसका इम्पैक्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास लगभग 2 महीने का डोमेस्टिक फ्यूल रिजर्व मौजूद था। ऊपर से इलेक्शंस चल रहे थे, तो प्राइस हाइक टेम्पररीली रुकी रही। लेकिन अब रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं और चुनाव निकल चुके हैं, तो पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज में भारी उछाल आना एकदम तय है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, इन्फ्लेशन एंड कॉर्पोरेट लेऑफ्स। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूल प्राइसेस का असर सिर्फ पेट्रोल पंप पर खत्म नहीं होता। ये एक्चुअली कॉर्पोरेट दुनिया में एक चेन रिएक्शन पैदा कर देता है। इसे एक एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले स्टेप में कच्चे तेल के दाम बढ़े, जिससे दूसरे स्टेप में नेचुरली ट्रक और ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाएगा, है ना? अब जो कंपनी मैगी बनाती है, उसे मैदा, नमक, तेल ये सब फैक्ट्री तक लाने में ज्यादा खर्चा आएगा। मतलब एवरीडे कंज्यूमर गुड्स बनाने का फंडामेंटल कॉस्ट आसमान छूने लगता है। अब कंपनियां इस बढ़े हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट को कैसे हैंडल करती हैं? उनके पास 2 तरीके हैं। पहला, सीधा स्टिकर प्राइस बढ़ा देना, और दूसरा तरीका, जो ज्यादा खामोशी से होता है, उसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। इसमें प्रोडक्ट का दाम वही रहता है, लेकिन पैकेट चपचाप छोटा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आजकल बिस्किट के पैकेट्स देखकर लगता है जैसे वो डाइट पर चले गए हैं। लेकिन देखिए, जब दाम बढ़ाने और श्रिंकफ्लेशन के बाद भी बात नहीं बनती और लगातार 2-3 महीनों तक इन ग्लोबल टेंशन्स का असर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पर पड़ता है, तो कंपनियां अपने सर्वाइवल का आखिरी लीवर खींचती हैं, और वो है कर्मचारियों की छटनी, यानी ले ऑफ्स। युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई सैलरीड एम्प्लॉयज को निकाल कर की जाती है। और यहीं से हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, द बैंक डिफॉल्ट डोमिनो। किसी की नौकरी जाना सिर्फ उस एम्प्लॉय का पर्सनल नुकसान नहीं है, दरअसल ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक मैसिव खतरा बन जाता है। जरा सोचिए, एक कॉर्पोरेट लेऑफ आखिर पूरे बैंकिंग सिस्टम को कैसे हिला सकता है? इन दोनों चीजों का आपस में क्या लिंक हो सकता है? जवाब छिपा है द मिडिल क्लास ईएमआई ट्रैप में। घर का लोन हो, नई गाड़ी हो, या फिर वो नया आईफोन, आजकल सब कुछ मंथली ईएमआईज पर चल रहा है। जब तक जॉब्स हैं, ईएमआईज जा रही हैं, पर जहां नौकरियां गईं, ये मंथली पेमेंट्स अचानक से रुक जाएंगे, और इसमें रियल एस्टेट और होम लोन्स डिफॉल्ट होने का रिस्क एक्सट्रीम लेवल पर होता है। और जब ऐसी हजारों ईएमआईज आना रुकती हैं, तो उसको कहते हैं एनपीए, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये वो लोन है जिसका प्रिंसिपल और ब्याज बैंक आना बंद हो गया है। अब बैंक चलते तो इंटरेस्ट पर ही हैं। अगर सोचिए, करोड़ों लोग ईएमआई डिफॉल्ट करेंगे, तो बैंकों की इनकम पूरी तरह ठप हो जाएगी, जिससे उन पर एक भारी इंस्टीट्यूशनल प्रेशर आएगा। ये पूरा सिनेरियो 2008 के लीमन ब्रदर्स क्राइसिस की याद दिलाता है। 2008 का कोलैप्स यूएस के हाउसिंग और बैंकिंग फेलियर से ट्रिगर हुआ था, और आज का ये करंट क्राइसिस यूएस के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और एनर्जी ब्लॉकेड से शुरू हुआ है। देखिए, असली आर्थिक मंदी आम सिटीजन को तब तक क्लियरली नहीं दिखती जब तक कि देश के बैंक स्ट्रगल करना ना शुरू कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। चौथा पॉइंट, रियल एस्टेट मार्केट रिस्क्स। जब बैंकों के पास कैश खत्म होने लगता है, तो इसका फिजिकली रियल दुनिया पर कैसा असर पड़ता है? रियल एस्टेट क्रैश कुछ इस तरह चलता है। पहले स्टेप में बैंक डेस्परेटली अनडिफॉल्टेड घरों को भारी डिस्काउंट पर नीलाम करते हैं ताकि कुछ कैश आए।
अब जब मार्केट में सस्ते घर मिलेंगे तो दूसरे स्टेप में नए बिल्डर प्रॉपर्टीज की डिमांड अचानक से खत्म हो जाती है, जिसका तीसरा रिजल्ट ये निकलता है कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पूरी तरह से नीचे गिर जाते हैं। अब जरा इस फिगर पे गौर कीजिए, 61,000 करोड़ रुपए, 61,000 करोड़, ये एक स्टैगरिंग नंबर है। ये वो कैश है जो अप्रैल के शुरुआती 15 दिनों के भीतर ही बैंकों से विड्रॉ कर लिया गया। तो आखिर एक साथ इतना रिकॉर्ड कैश बैंकों से क्यों निकल रहा है? दरअसल डीमोनेटाइजेशन के बाद से ये सबसे बड़ा विड्रॉल है। जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल टाइटनेस का अंदाजा पहले से हो गया है। यही वजह है कि नेशनल लीडर्स बिल्कुल ठीक सलाह दे रहे हैं कि अभी विदेश यात्रा रोकिए और अननेसेसरी गोल्ड खरीदने जैसे फालतू खर्चों पर ब्रेक लगाइए। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, द फाइनेंशियल सर्वाइवल प्लान। देखिए, डाटा थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन अब हम नैरेटिव को शिफ्ट करेंगे। हम बात करेंगे उन एक्शंस की जिनसे इस आने वाले तूफान का सामना किया जा सके। सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि अवेयरनेस बाइज टाइम। अगर आपको पहले से पता है तो आप अपने महंगे शौक पॉज करके तैयारी कर सकते हैं। एक ठीक ठाक स्ट्रक्चर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी ही इस इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी से बचने की सबसे बेहतरीन ढाल है। इसमें सबसे पहला कदम है द इमरजेंसी फंड रूल। इसे ऐसे कैलकुलेट कीजिए। पहले अपने महीने का बेसिक सर्वाइवल कॉस्ट देखिए। मान लीजिए ये 50,000 रुपए है, तो अगले 6 महीने का खर्चा यानी 3 लाख रुपए आपके पास कैश या सेफ एफडी में सुरक्षित होने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इस पैसे को किसी हाई रिटर्न के लालच में रिस्की जगह बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, और ये बहुत जरूरी है, इंश्योरेंस। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एक्चुअली सबसे वाइज इन्वेस्टमेंट है। टर्म इंश्योरेंस परिवार को फंडामेंटल सिक्योरिटी देता है, और हेल्थ इंश्योरेंस वो आपके 6 मंथ इमरजेंसी फंड को बचा कर रखता है। एक अचानक हॉस्पिटल का बिल सालों की जोड़ी हुई पूंजी डुबा सकता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना ही चाहिए ताकि आपको अपने एसेट्स बेचने ना पड़ें। और आखिर में आता है बिल्डिंग एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स। देखिए, आज के वक्त में सिर्फ एक सैलरी जॉब पर डिपेंड रहना सेंसिबल नहीं है। अलग अलग ऑनलाइन इनकम कॉन्सेप्ट्स ट्राई कीजिए। कम से कम 3 महीने किसी एक आइडिया पर लगकर मेहनत कीजिए। ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है अपनी इस फाइनेंशियल एंजाइटी को एक सॉलिड वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का। तो पूरी चर्चा के बाद आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये आर्थिक बदलाव आम परिवारों के लिए सिर्फ एक परेशानी का संकट बनकर रह जाएगा, या फिर ये वही कैटलिस्ट साबित होगा जो फाइनली आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नींव बनेगा? इसे पैनिक के लिए नहीं, बल्कि इमीडिएट एक्शन के लिए यूज कीजिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। नई डिटेल्स के साथ जल्दी मिलेंगे।